दोस्तों, जासूसी की कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित इस श्रृंखला में आज हम शुरू कर रहे हैं पहली कहानी, जिसका शीर्षक है दुर्गार्य गुप्तचर। दुर्गार्य का मतलब होता है एल्यूसिव, जिसको जो कभी पकड़ा ना जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1917 का वर्ष था। प्रथम महायुद्ध चल रहा था। ब्रिटिश गुप्तचर विभाग का प्रधान धर्म संकट में था। जब वह पूरब में ब्रिटिश सेना के साथ था, तब उसे मालूम हुआ कि सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्र में दुश्मन के जासूस भरे पड़े हैं। वह सोच रहा था कि इस संकट का सामना करने के लिए सिपाहियों को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। शीघ्र ही एक अधिकारी ने, जिसका नाम मैनरिंग था, यह अफवाह सुनी कि जर्मन जासूसी सेवा का एक एजेंट, फ्रिट्ज, महत्वपूर्ण सूचना लेने के लिए हमेशा ब्रिटिश मोर्चे के पीछे छद्म वेशभूषा में रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी अथवा उसकी गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं मिला। तब क्या यह केवल अफवाह थी? इसके बावजूद मैनरिंग ने यह सूचना अपने ऊंचे अधिकारियों को दे दी। उन्होंने सेना को सावधान करने का निश्चय किया। जर्मन जासूस पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए गए। एक दिन मैनरिंग को युद्धबंदी शिविर का मुआयना करने का आदेश दिया गया। उसने यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके बारे में वहां लोग जानते थे, क्योंकि उसके पहुंचते ही उसे यह बताया गया कि एक यूनानी युद्धबंदी, जो तुर्की सेना से भागकर आया था, उससे मिलना चाहता है। मिलने के बाद कैदी की बात सुनकर वह अवाक रह गया। सर, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसे आप पकड़ना चाहते हैं। मैं कुछ दिनों तक एक फ्रिट्ज के साथ काम करता था। क्या? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? चकित जासूस ने पूछा। बिल्कुल नहीं, यूनानी ने विश्वास दिलाया। यदि आप मुझे यहाँ से आजाद कर दें, तब उसे कैद करने में मैं भरसक कोशिश करूंगा। बहुत सोचने विचारने के बाद मैनरिंग उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया, लेकिन अपना निर्णय बताने से पूर्व उसने उसे यूनानी वाणिज्य दूतावास में ले जाकर यह निश्चय कर लिया कि वह वास्तव में यूनानी है। अब यूनानी ने कुछ शर्तें रख दी। उसने सफाई दी कि फ्रिज के साथ झगड़ा होने के कारण ही उससे वह अलग हुआ था। अब वह पुनः उसके पास लौट जाने को तैयार था, यद्यपि उसे कुछ गुप्त सैनिक सूचना दे दी जाए। इससे फ्रिज को विश्वास हो जाएगा। तब वह उसे तुर्की मोर्चे से एक निश्चित स्थान पर आने के लिए राजी करने की कोशिश करेगा। इससे फ्रिज को कैद करना आसान हो जाएगा। यूनानी को उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ हानिकर सूचनाएं दे दी गई। उसके बाद उसे मुक्त कर दिया गया और वह शीघ्र ही गायब हो गया। एक सप्ताह गुजर गया। अपने वचन के अनुसार यूनानी पुनः प्रकट हुआ और बोला कि फ्रिट्ज ब्रिटिश मोर्चे के अंदर एक विशेष दिन पर आने वाला है। यूनानी ने ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के प्रधान और जर्मन जासूस फ्रिट्ज के मिलन के लिए एक आदर्श स्थल की व्यवस्था की। यह एक सूखी नदी में स्थित एक एकांत स्थान था, जो बहुत निकट आने पर ही दिखाई पड़ता था। रहस्यमय फ्रिट्ज अंततः मेरे जाल में फंसेगा। उस गुप्त स्थान पर जाने के लिए बड़ी आशा के साथ घोड़े पर सवार होते हुए मैनरिंग ने मन ही मन सोचा। जब वह निकट पहुंचा, तब यह देखकर उसे खुशी हुई कि यूनानी पहले से ही वहां अपने घोड़े के पास खड़ा है। तो उस आदमी ने अपना वचन पूरा किया। उसने मैनरिंग को बताया कि फ्रिट्ज एक अर्दली के साथ ब्रिटिश मोर्चे के अंदर है। वे जल्दी ही आने वाले हैं। प्रतीक्षा करते समय वे अनौपचारिक बातचीत करने लगे। यूनानी ने यह सिद्ध करने के लिए काफी कागजी सबूत पेश किए कि अब भी फ्रिट्ज के साथ उसका गहरा संबंध है। क्या आपके पास हथियार है? अचानक यूनानी ने प्रश्न किया। हाँ है, जासूस अधिकारी ने कहा। तब जैसे ही फ्रिज को देखें, उसे गोली मार दें, यूनानी ने सलाह दी। जब अंधेरा छाने लगा, तब दूर से घोड़े पर आती हुई एक आकृति दिखाई पड़ी। ब्रिटिश यूनिफॉर्म में वह अर्दली है। फ्रिट्ज फ्रिट्ज शीघ्र ही उसके पीछे पीछे आएगा, यूनानी बुदबुदा कर बोला। अर्दली यूनानी के निकट आया और उसने उसे कुछ कागजात दिए। फिर उसने जर्मन भाषा में कहा कि फ्रिट्ज को ब्रिटिश सेना द्वारा पीछा किए जाने का कारण तुर्की सीमा में वापस लौटना पड़ा। यूनानी ने तुरंत आश्चर्य और निराशा का भाव प्रकट किया। इसके बावजूद उसने मैनरिंग को विश्वास दिलाया कि फ्रिट्ज कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सीमा में लौट आएगा। उसने दूसरी मुलाकात के इंतजाम का वादा किया। जब जासूस अधिकारी ने अर्दली को यूनानी से धारा प्रवाह जर्मन भाषा में बात करते हुए सुना, तो उसे कुछ विचित्र लगा। यूनानी भाषा में क्यों नहीं? लेकिन अब वे उसके सामने यूनानी के परामर्श को मान लेने के सिवा और कोई विकल्प न था, क्योंकि अब भी उस दुर्गार्य फ्रिट्ज को पकड़ने की उसे आशा थी। ऐसे संकट काल में मैं अर्दली को दुश्मन के शिविर में लौटने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जिस रहस्य को 3 व्यक्ति जानते हैं वह रहस्य नहीं है। उसे अभी कैद करना होगा, मैनरिंग ने दृढ़तापूर्वक कहा। यूनानी को यह बात तर्कसंगत लगी और वह सहमत हो गया। अर्दली कुछ गज की दूरी पर घोड़े की देखभाल कर रहा था। यूनानी ने मैनरिंग से अनुरोध किया कि वह घाटी के दूसरी ओर जाकर देख ले कि रास्ता साफ है।
तब उस आदमी को काबू में कर लेंगे, उसने कहा। मैनरिंग ने अपने पॉकेट में रखे ऑटोमेटिक पिस्तौल के घोड़े पर हाथ लगा के रखा था। तब वह घोड़े को कुछ दूर तक ले गया और फिर जल्दी से उछलकर सैडल पर बैठ गया। उसी समय कान फाड़ देने वाले दो धमाकों की आवाज सुनाई दी। गोलियां उसके पास से निकल गई। घूमकर देखने पर वह अवाक रह गया। अर्दली और यूनानी दोनों उस पर गोलियां चला रहे थे। उसका घोड़ा डर से उछलने कूदने लगा, फिर भी उसने अपने आक्रमणकारियों से यथासंभव बचने की कोशिश की और गोली चलाई। अर्दली बुरी तरह घायल हो गया। यूनानी आराम से भाग निकला और शीघ्र ही क्षितिज में अदृश्य हो गया। अर्दली का घोड़ा बिना सवारी का उसके पीछे पीछे चला गया। मैनरिंग घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास गया जो घातक रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा था। उसे अपनी आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि घायल व्यक्ति स्त्री है। स्पष्टतः वह जर्मन थी और ब्रिटिश यूनिफॉर्म में पुरुष की पोशाक में थी। शीघ्र ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब अधिकारी अपने घर की ओर लौटा तो सूर्यास्त हो चुका था। उसने इस बात पर बहुत दुख और शर्म का अनुभव किया कि उसने एक स्त्री की हत्या कर दी थी। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। यूनानी ने उसे मूर्ख बना दिया था। यूनानी और उसके स्त्री सहापराधी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। काश मैं स्त्री के स्थान पर यूनानी को मार पाता, उसने सोचा। यूनानी कौन था? जर्मन स्त्री कौन थी? दुर्गार्य फ्रिट्ज कहाँ था? वे सब रहस्य बने हुए थे, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। कुछ महीनों के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया। मैनरिंग को एक पत्र मिला। पत्र पढ़कर उसे धक्का लगा और अविश्वास के साथ उसने आंखें बंद कर ली। यह सब उसे कोरी कल्पना लगने लगी। दुर्गार्य फ्रिट्ज न तो हुआ था और न ही मनगढ़ंत व्यक्ति। वह एक वास्तविक व्यक्ति था और पूरे महायुद्ध के दौरान जर्मन गुप्तचर विभाग के सभी एजेंटों में सर्वाधिक दक्ष और उपाय कुशल था। यूनानी स्वयं फ्रिट्ज था। दुख की बात है कि वह स्त्री उसकी पत्नी थी। एक दिन कुछ वर्षों के बाद ब्रिटिश अधिकार के अंतर्गत एक क्षेत्र की कैफेटेरिया में फ्रिट्ज और मैनरिंग की आमने सामने मुलाकात हुई। निसंदेह वे एक दूसरे को पहचान गए। शायद वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी, लेकिन वे एक शब्द भी न बोले।